वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल, आई थिंक ये फर्स्ट है, द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में। फॉर अ सिविक सॉलिडरिटी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है चकमा हजोंग कम्युनिटी पे। ये लोग अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में आके बसे थे पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से, अब बांग्लादेश जो बन गया है, और कैसे ये लोग आज की डेट में वहाँ सफ़र कर रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से। शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये आपका क्विज है आज का। 5 क्वेश्चंस हैं, पूरे मन से आप सीखोगे इस क्लास के अंदर वोकैब को, ग्रामर को और कॉम्प्रीहेंशन को, और लास्ट में 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करोगे। इसको अभी एक ट्राई आप दे सकते हैं, क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं करवा दूंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है फॉर अ सिविक सॉलिडरिटी। देखिए सॉलिडरिटी का मतलब होता है यूनिटी, एकता, यूनिजन, इंटेग्रिटी, है ना, एकता। और सिविक का मतलब होता है रिलेटेड टू सिटीजन्स। सिविक को सिविल भी बोलते हैं, तो मतलब नागरिक। कह रहा है एक नागरिक एकता के लिए, सिविक सॉलिडरिटी के लिए। और किसकी बात कर रहा है? ऑन सिटीजनशिप फॉर द चकमा हजोंग पीपल। बात की जा रही है नागरिकता दिए जाने की, सिटीजनशिप की, इस चकमा हजोंग नाम की कम्युनिटी के लोगों को। कहीं से ये आए हैं, इंडिया में बसे हैं, पहले रेफ्यूजी थे, है ना। तो अब इनकी पूरी बात आगे की जाएगी। आ गया समझ में? तो 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब सिविक सॉलिडरिटी का वक्त आ गया है, इनको सिटीजनशिप दी जाए और ये भी उतने ही इंडियन माने जाएं जितने कि आप और मैं हैं। सिविक का मतलब रिलेटिंग टू सिटीजन्स, सिविल सॉलिडरिटी का मतलब है एकता। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द चकमा हजोंग पीपल डिजर्व सिटीजनशिप एंड नॉट रेशियल प्रोफाइलिंग। कह रहे जो खास कम्युनिटी के लोग हैं ना, चकमा हजोंग, कह रहे ये डिज़र्व करते हैं, ये पूरी तरह से हकदार हैं, लायक हैं ये। और किसके? इंडिया की सिटीजनशिप के। और किस चीज़ के लायक नहीं है ये बिल्कुल भी लायक नहीं है रेशियल प्रोफाइलिंग के। देखिए ये क्या चीज़ है? रेशियल मतलब आपकी रेस से, आपकी नस्ल से, आपकी एथनिसिटी से रिलेटेड, है ना। और प्रोफाइलिंग का मतलब होता है फिल्टरिंग, आइडेंटिफिकेशन। जब सरकार कोई ऐसा कैंपेन चलाए और उसमें देखना चाहे कि चकमा हजोंग कितने हैं हमारे देश में, हमारी स्टेट में, तो ये कहलाएगी इन लोगों की रेशियल प्रोफाइलिंग, इनकी रेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश। तो ये कोशिश के हकदार नहीं है ये हकदार है सिटीजनशिप के, इतने साल इंडिया में रहने के बाद। समझ आ गया? पीपल की वर्ब है डिजर्व। कल ही बताया था आपको, जेंट्री और पीपल दो ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। सिटीजनरी, पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स लेते हैं, वर्ब लेते हैं। कल की क्लास में देख लेना ना, पीपल, जेंट्री ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। चलो ये रेशियल के लिए एक एथनिक वर्ड है जो आगे जब देखेंगे, है ना। रेशियल और एथनिक एक ही बात है। अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे देना सेशन को। सीखते हो, आपको पसंद आता है तो आपके लाइक्स और शेयर्स इसको रीच दिलवाने में मदद दिलवाते हैं ना सारी तरफ यूट्यूब में। देखिए अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, पुलिस, टीचिंग या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और इसकी खूबी ये है कि 450 एग्जाम्स के 32,000 मॉक टेस्ट को एक सिंगल पैकेज बना के इन्होंने रखा हुआ है। अब ये 32,000 मॉक टेस्ट अलग अलग वैरायटी के हैं, डिफिकल्टी लेवल के, इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। आप हर तरीके से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ये सिंगल पैकेज 32,000 मॉक टेस्ट का सभी एग्जाम्स का 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है 599 में। लेकिन ये प्राइस आपको नहीं देना है, आपको लगाना है कोड YD10। जैसे ही इस कोड को लगाएंगे 15% ऑफ लेंगे। 399 वाला 339 में और 599 वाला 509 में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, फ़ायदा उठा सकते हैं। कोड जरूर लगाएं YD10। ये वोकैब शीट है अपनी, सारे पुराने और नए वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे, रोज़ अपडेट करता हूँ। अब 2 चीज़ों को ध्यान से समझना। पहली चीज़, वोकैब कहाँ से करनी है? एसएससी, बैंक और यूपीएससी कर रहे हो तो ये वोकैब शीट मोर देन इनफ है अगर आप ढंग से कर लेते हो। इसको आप जा करके इस ग्रुप से डाउनलोड कर लो, वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर, वाईटी ऑफिशियल, वाईटी अपने ग्रुप का नाम है टेलीग्राम का। रोज़ शाम को मैं अपडेट करके इस ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। इसी को फॉलो करते जाना, आपको सारे वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे हर कुछ दिनों में। दूसरा काम, सर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है? समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ा रहे हो, हमें खुद से पढ़ना हो, तो उसके लिए आपको सर बेसिक्स को अच्छा करना है। बेसिक्स आपको मिलेंगे वाईटी अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पे रखिए प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स।
यहाँ से पूरे कर लो बेसिक्स, उसके बाद में अब पढ़ोगे तो हर चीज़ समझ में आने लगेगी। आज ही शुरू करना दोनों कामों को। अपने पास वर्ड्स हैं आज, हार्बर, ये वर्ड हमने कल ही किया था, आज फिर से आ गया है। फिर एक वर्ड है ग्रेचुइटस, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। अमाउंट टू फ्रेजल वर्ब है, कॉमनली हम कई बार देख चुके हैं। इंडिजेनस, ये भी एक नया वर्ड है आज। प्रोजनी नया वर्ड है, सब्सटेंस एक नया वर्ड है। तो 3 नए वर्ड्स और 3 पुराने वर्ड्स। तो पुराने वाले वर्ड्स पर नज़र डालें। कल ही बताया था हार्बर, हार्बर के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो बंदरगाह या रिफ्यूज़, बंदरगाह यानी कि पोर्ट या फिर शरण, नाउन फॉर्म में है ना, और वर्ब फॉर्म में होता है किसी चीज़ को मन में छिपा लेना, जिसका एक सिनोनिम था चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ को मन में संजो लेना। हार्बर खराब चीज़ों को किया जाता है, चेरिश अच्छी चीज़ों को किया जाता है। मन में कोई बात आपने रखी हुई है, अच्छी बात है तो हार्बर कर रहे हो, सॉरी चेरिश कर रहे हो, और ख़राब बात है किसी के लिए मन में रख के बैठे हो तो हार्बर कर रहे हो। तो वर्ब फॉर्म में छिपा करके रखना और नाउन फॉर्म में बंदरगाह या रिफ्यूज़ को हार्बर बोलते हैं। तो आज अपने नाउन फॉर्म वाला इसका सिनोनिम जो है वर्ब, इस वर्ब को जो है अपने इस नाउन को देखने वाले हैं। पनामा इज़ अ हार्बर ऑफ टैक्स एवेडर्स। पनामा एक हार्बर है, एक रेफ्यूज है, एक शरण है, एक शेल्टर है टैक्स इवेडर्स का, ऐसे लोग जो टैक्स को इवेड करते हैं। तो इस हार्बर नाम का वर्ड, इसका सिनोनिम जो आप रिफ्यूज आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है इनका सिनोनिम, असाइलम। ठीक है, असाइलम, रिफ्यूज, असाइलम, हार्बर एक ही बात है। एक और वर्ड है हमारे पास ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस का मतलब होता है जो चीज़ या तो मुफ्त हो और या फिर ज़रूरत की ना हो, गैर ज़रूरत हो, या तो मुफ्त हो या गैर ज़रूरती हो। मान लो मैं ऐसा बोलूँ, मोस्ट रैप सॉन्ग्स आर फुल ऑफ ग्रेचुइटस वल्गैरिटी। ज़्यादातर रैप सॉन्ग्स जो होते हैं वो भरे होते हैं बिना बात की, नीडलेस ग्रेचुइटस वल्गैरिटी के। बिना बात की उसमें गालियाँ होंगी, बिना बात का उसमें कुछ उल्टा सीधा बताया होगा आपको, है ना। ज़रूरत नहीं होती उस सॉन्ग में कहीं भी उस चीज़ को लाने की, तो इसको आप ग्रेचुइटस बोल के बता रहे हैं, नीडलेस है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा वाला मीनिंग निकालना, मान ले वी हैव सम ग्रेचुइटस टिकट्स फॉर द अपकमिंग मैच। हमारे पास कई मुफ्त की टिकट्स हैं आने वाले मैच के लिए। तो मुफ्त और बिना ज़रूरती दोनों के लिए ग्रेचुइटस वर्ड यूज़ होता है। तो आज आप ग्रेचुइटस का नीडलेस वाला सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे, और सिनोनिम का नाम है अनवारंटेड। ठीक है, जिसको वारंट ना किया गया हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, अनवारंटेड ग्रेचुइटस। अमाउंट टू का मतलब है इज इक्वल टू, फ्रेजल वर्ब होती है। द होटल बिल अमाउंटेड टू $100। होटल का बिल बराबर था $100 के। अमाउंट टू करता था मतलब कुल मिलाकर के $100 के बराबर था। वैसे ही हर रिमार्क्स अमाउंट टू एन एक्यूजिशन, उसके जो रिमार्क्स हैं वो बराबर हैं एक आरोप के, एक एक्यूजिशन के, एक ब्लेम के। तो कोई भी चीज़ जब दूसरी चीज़ के बराबर हो जाती है ना कुल मिलाकर के, तो आप अमाउंट टू फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं, टू बी इक्वल टू। आर्टिकल में देखोगे आज इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है लोकल, नेटिव, किसी प्लेस का रहने वाला लोकल आदमी कहलाता है इंडिजेनस। इसको मैंने आपको याद करवाया हुआ इंडिया से, जो इंडिया में रहता है वो इंडिजेनस हो गया, मतलब इंडिया का लोकल इज़ इंडिजेनस। अब ये लगेगा इंडिया पे नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया पे भी लग जाएगा, ये बांग्लादेश पे भी लग जाएगा। बांग्लादेश का लोकल वहाँ का इंडिजिनस है, लेकिन अपने इंडियन है तो इंडिया से इसको मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, आप भी करके बैठना। कैंगरूज आर इंडिजिनियस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू जो होते हैं वो इंडिजिनस होते हैं, लोकल होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, कहीं भी मिल जाए दुनिया में, लेकिन आए वो कंगारू जो हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। कंगारू जानवर की बात कर रहे हैं हमने, ठीक है। अब इंडिजिनस जो है इसको अबोरिजिनल, हैबिटेंट या नेटिव भी बोलते हैं। अबोरिजिनल, हैबिटेंट या नेटिव। आज आप हैबिटेंट भी देखेंगे, नेटिव भी देखेंगे, ये दोनों वर्ड्स इसके सिनोनिम आर्टिकल में आएंगे। एक नया वर्ड है प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब होता है बच्चे, बाल बच्चे। ऑफ स्प्रिंग बोल दो या डिसेंडेंट्स बोल दो किसी पर्सन के, प्रोजनी है ना, वारिस। वी आर डूमिंग अर प्रोजनी बाय रूइनिंग अर एनवायरमेंट। हम अपने बाल बच्चों यानी कि ऑफ स्प्रिंग को, प्रोजनी को, डिसेंडेंट्स को, वंशजों को डूम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आज अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करके। तो हमें तो कुछ नहीं होगा, अपने तो निकल जाएंगे 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको बर्बाद करके हम जा रहे हैं। तो प्रोजनी को यंग भी बोलते हैं, डिसेंडेंट भी बोलते हैं और ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। याद रखें ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग नाम का वर्ड चाहे एक बच्चा हो चाहे 1000 बच्चे हों, आ गया समझ में। ऑफस्प्रिंग से ना लिखें, ऑफस्प्रिंग ही लिखें। ऑफस्प्रिंग इज ऑफस्प्रिंग, एक हो चाहे 1000 हो। ये प्लूरल वर्ब भी है, सिंगुलर वर्ब भी, सिंगुलर वर्ड भी है, प्लूरल भी है। चलो लास्ट वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब है जो चीज़ आपको सस्टेन करने में हेल्प करे। सस्टेन का मतलब होता है बने रहना, जिंदा किसी चीज़ में। तो जो चीज़ आपको जिंदा रहने में मदद करे, सस्टेन करने में, वो बन गई सस्टेनेंस। मतलब आपकी रोजी रोटी, ब्रेड बटर, लाइवलीहुड। आ गया समझ में। सस्टेन
करने वाला सस्टेनेंस कहलाता है, ब्रेड बटर या लाइवलीहुड। फिशिंग इज द प्राइमरी लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। फिशिंग जो है सबसे प्राइमरी, सबसे मुख्य है ना, सबसे मेन सस्टेनेंस होता है, लाइवलीहुड होता है, रोजगार होता है उन लोगों का जो सी शोर, समुद्र के किनारे पे रहते हैं। यहाँ पे सस्टेनेंस ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सस्टेनेंस। तो आज इसका सिनोनिम जो है ना सस्टेनेंस का, लाइवलीहुड, ये आप आज आप आर्टिकल में देखेंगे। अब दो और आपको और बता देता हूँ उसके अच्छे अच्छे सिनोनिम है। एक है ऑक्यूपेशन, आपका व्यापार, आपका ऑक्यूपेशन, आपका बिजनेस है, जॉब है, वो सस्टेनेंस ही आपका है ना, आपकी रोजी रोटी है, तो ऑक्यूपेशन मतलब आपका रोजगार। दूसरा सबसिस्टेंस, ये वर्ड बना है सबसिस्ट से, सबसिस्ट, सबसिस्ट, सबसिस्ट का मतलब होता है जिंदा रहना। सस्टेन का सिनोनिम है सबसिस्ट, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसिस्ट से बन गया सबसिस्टेंस, सस्टेन से बन गया सस्टेनेंस। ये दोनों वर्ड आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। सबसिस्ट का मतलब होता है जिंदा रहना, किसी भी तरीके से अपने आप को जीवित रखना। चलिए, ये 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में कर चुके हो, रोज करोगे, अगर क्लास में रेगुलर रहोगे तो ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे चकमा हजोंग पीपल, ये कौन है। इस तरह के कुछ दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल वैसे ही एथनिसिटी है इनकी, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली। ये लोग आए थे ईस्ट पाकिस्तान से 1960 के दशक में, जो अब बांग्लादेश बन चुका है। और इंडिया में आकर के इन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया सरकार से कि आप हमें यहाँ बसा लो, क्योंकि हम हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं और हमें पाकिस्तान में सताया जा रहा है और हमारी लैंड्स भी हमसे ले ली गई हैं। अब हमें जान का खतरा है, अगर आपने नहीं बसाया तो हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने की। तो पीस लविंग पीपल हैं, फन लविंग पीपल हैं, है ना, बिल्कुल भोले वाले से दिखते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। तो इनको इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बसा लिया रेफ्यूजी बना करके। और कहाँ बसाया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। लेकिन इसी बीच इंडिया से गलती हो गई। गलती क्या हुई, इन लोगों को आज तक सिटीजनशिप नहीं दी, 65 साल हो गए। अब ये सिटीजनशिप नहीं मिलने का रीज़न है वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की। वहाँ के लोग आज भी इनको अपोज कर रहे हैं। वो बोलते हैं हम ट्राइबल्स हैं, वैसे ही बड़े मुश्किल ही रहते हैं, इन लोगों के आने की वजह से हमारे रोजगार, लाइवलीहुड्स और ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्लैश ऑफ कम्युनिटीज़ का पूरा मामला बन चुका है। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है जब आपने इनको बसाया था तभी आपने एक डिसीजन ले लिया था कि ये इंडियंस बनेंगे। आज इस बात को 65 साल हो चुके हैं, इनके बच्चे पड़पोते यहीं पैदा हुए हैं। अब इन लोगों को यहाँ से निकाले जाने का, ऐसी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है। एज सुन एज इनको जो हो सके इनको सिटीजनशिप दी जाए, इंडिया में इंडियंस की तरह रहने दिया जाए। बस आज की यही समरी है। जो लोग रेफ्यूजी हैं, हमसे मदद मांगने आए थे, अब उनको देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आज की टोन है एथिकल और राइचस। जब भी कोई ऐसा आर्टिकल आए जो सही और गलत की बात करे, क्या सही क्या गलत, एथिकल और राइचस टोन में लिखा रहता है। शुरू कर लें आर्टिकल को। चलिए, कह रहे द NHRC हैज़ डन द राइट थिंग in directing the Ministry of Home Affairs and the Arunachal Pradesh government to submit an action taken report against the racial profiling and relocation of the Chakma and Hajong communities in the northeastern states। देखिए, NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और द लगा हुआ है क्योंकि सरकारी संस्था है ना। तो कह रहे द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो सरकारी संस्था है, कह रहे इसने बिल्कुल सही काम किया, हैज़ डन द राइट थिंग। अच्छा, कौन सा काम किया भाई सही, डायरेक्ट करने में, इस चीज़ को बताने में, ऑर्डर देने में। और किसको ऑर्डर देने में, इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब कि गृह मंत्रालय, और किसको, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को। इन दोनों को इस चीज़ का ऑर्डर देने में बड़ा ही अच्छा काम किया। अब देखो ऑर्डर क्या दिया गया कि आप दोनों सबमिट करो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब है क्या एक्शन आपने अभी तक लिया है, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट द रेशियल प्रोफाइलिंग, रेशियल प्रोफाइलिंग के खिलाफ, एथनिक फिल्टर के खिलाफ, है ना, इन लोगों के नस्ल भेद के ऊपर, इनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ, और इनके रेलोकेशन के खिलाफ। रेलोकेशन का मतलब होता है किसी को रीलोकेट करना, किसी की जगह को चेंज करना। और किसका, चकमा और हजोंग कम्युनिटी का, और कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। आया समझ में। तो पॉलिटिक्स चल रही है इनके ऊपर, कोई नेता आके बोल देता है इनको तो यहाँ से निकालेंगे, है ना, रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं इनकी, ये ऐसे दिखते हैं, हम ऐसे दिखते हैं। तो NHRC ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। होम मिनिस्ट्री को बोला है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बोला है कि आप ये बताओ आपने अभी तक कौन सा एक्शन लिया है इन दोनों चीज़ों के खिलाफ। आगे समझ में। NHRC की वो हैज़ डन रेलोकेशन। देखो, री प्लस में लोकेशन, आपकी लोकेशन को चेंज कर दिया, रिलोकेट कर दिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आपको रख दिया, शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया। अब अगर ये रेलोकेशन आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाए तो आपको अपरूट भी किया जा सकता है। रूट मतलब जड़, अप मतलब बाहर, आपकी जड़ों से आपके पाँव बाहर निकाले गए और दूसरी जगह पे आपको फेंक दिया गया। और इसको डिसप्लेसमेंट भी बोलते हैं। जिस प्लेस पे आप बैठे थे अब वहाँ से डिस हो चुके हो।
आया समझ में? रेलोकेशन, शिफ्टिंग, मूविंग ये तो वैसे होगी नॉर्मल बात, लेकिन जबरन करवाया जाए तो अपरूटिंग और डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इनका यही हो रहा है चकमा और हजोंग का, अपरूटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल आपसे पूछेंगे। द क्यों लगाए इस मिनिस्ट्री के आगे और द क्यों लगाए अरुणाचल प्रदेश के आगे? अपने आप से पूछो, फिर मैं बताऊंगा, फिर थोड़ा समझ पाओगे आप, है ना, अपनी गलती कहाँ पे पकड़ पाओगे। चलो, मिनिस्ट्री के आगे द तो लगना ही था, ये तो सीधा सीधा रूल है हमारा। गवर्नमेंट के आगे, मिनिस्ट्री के आगे, मिनिस्टर के आगे हमेशा द लगाया जाता है। सरकारी संस्थाओं के आगे द लगाया जाता है। द NHRC है ना, द RBI, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, IRDA। तो ये तो आपको पता ही है, द लगना ही है, सरकारी संस्था है, सरकारी मिनिस्ट्री है। ये द इसलिए लगा अरुणाचल प्रदेश के आगे क्योंकि ये द आया गवर्नमेंट के लिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं आया सर, ये आया सरकार के लिए। तो सरकारें हमेशा अपने आगे द लेती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार है इसलिए द अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, आया है गवर्नमेंट के लिए, ना कि अरुणाचल प्रदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दे हैड फ्लड देयर होम्स इन द चिटगोंग हिल ट्रैक्स इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान और प्रेजेंट डे बांग्लादेश आफ्टर लूजिंग लैंड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कपटाई डैम ऑन द कर्नाफुली रिवर इन द अर्ली 1960s। अब ये लोग आए कहाँ से हैं वो बता रहा है। कह रहे ये भाग के आए थे। फ्ली एक वर्ब होती है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है भाग निकलना, जान बचा के। कह रहे ये जान बचा के भाग के आ चुके थे अपने घरों से चिटगोंग, जो यहाँ थे इस हिल ट्रैक्ट्स के एरिया में। और किस जगह पे? चिटगोंग तो आप जानते हो अभी बांग्लादेश में। तो कह रहे चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स थे उस वक्त के अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बन चुका है बांग्लादेश। अर्स्टवाइल का मतलब है उस वक्त कहा जाता था पाकिस्तान, अब बन गया बांग्लादेश। अब ये काम कब हुआ, क्यों भागे ये? लूज करने के बाद, अपनी लैंड को छोड़ने के बाद या खो देने के बाद अपनी ज़मीन को, और किसके सामने? कंस्ट्रक्शन के सामने, एक डैम के जिसका नाम है कपटाई डैम। और किस नदी पे? कर्नाफुली रिवर पे, अर्ली 60s में, है ना, 60, 61, 62, 63 में। तो ऐसे ये अपनी ज़मीन खो करके भाग के जान बचा के आए थे। आगे बताएगा ये क्यों आए थे, है ना, वो पूरा रीजन आगे आपको देगा। देखिए वो हैड फ्लड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फ्ली नाम की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फ्लड, थर्ड फॉर्म होती है फ्लड। जान बचा के भाग निकलना, रन अवे करना क्विकली कहीं से, फ्लड। ध्यान रखना ये फ्ली है, FLEE, ये फ्लिया नहीं है। ये जो फ्ली होती है ना ये वाली, इसका मतलब होता है मक्खी, है ना, या मक्खी जैसे उड़ने वाले दूसरे जानवर भी, है ना, मतलब जानवर क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स। तो ये अलग है और वो अलग है, दोनों में फ़र्क है। स्पेलिंग देख लेना, एक में लास्ट में ए आता है, ये होता है मक्खी, और ये होता है भाग निकलना नाम की वर्ब। चलो, अर्स्टवाइल को मतलब देन, उस वक्त वाला पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है तो आगे द नहीं लगाया हुआ, कंट्रीज के नाम के आगे कभी भी द नहीं आता। कह रहे दे हैड सॉट असाइलम इन इंडिया एंड वर सेटल्ड इन रिलीफ कैंप्स इन अरुणाचल प्रदेश। कह रहे इन्होंने मांगा था असाइलम, सॉट किया था, क्या क्या मांगा था? रिफ्यूज़ को, हार्बर को, असाइलम को, शरण को मांगा था इन्होंने, और कहाँ पे? इंडिया में। और इनको सेटल करवाया गया पैसिव वॉइस में, सरकार के द्वारा, रिलीफ कैंप्स में अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने खुद इनको रिफ्यूजी बना करके यहाँ सेटल करवाया इनकी रिक्वेस्ट पे। आया समझ में? दे की वो हैड सॉट एंड दे वर सेटल्ड। असाइलम, रिफ्यूज, हार्बर, शेल्टर, है ना, किसी को पनाह, किसी को शरण देना। चलिए, कह रहा सिंस देन they have been well integrated in the villages in southern and southeastern parts of the state। करे तभी से ही, since then, वो बड़े अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं। they have been well integrated, और कहाँ पे? गाँवों में। और कहाँ के गाँव? सदर्न और सदर्न ईस्टर्न पार्ट्स के स्टेट के, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो हिस्से हैं स्टेट के, अरुणाचल प्रदेश के। तो तब से ही वहाँ पे गाँवों में बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं 60-65 सालों से। दे, इसकी वर्ब है हैव बीन इंटीग्रेटेड, दे आया है इन लोगों के लिए, चकमा और हजोंग पीपल के लिए। और आगे बढ़े। करेंट इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू ग्रांट दम सिटीजनशिप बट दिस हैड नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड। अब बता रहे 2015 में एक और काम हुआ। तो ये 65 में आए थे, तो इसके 50 साल बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, ऑर्डर दे दिया इस स्टेट को, द स्टेट को, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश को, कि ये ग्रांट करे, ये दे इन लोगों को सिटीजनशिप करे। लेकिन अभी भी दिस हैड नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसका मुंह देख रहे हो, 65 साल हो गए हैं, हमने बसाया था, तो दे दो इनको सिटीजनशिप भी। लेकिन आज तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है डायरेक्टेड, अगेन सरकारी संस्था है, आगे दा लगा हुआ है। दिस की वर्ब है हैड नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, पैसिव वॉइस में। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, येट एडवर्ब ऑफ टाइम। येट का मतलब होता है अभी भी, है ना। चलो, अब एक सवाल है आपसे, मुझे बता दो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड,
सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिख सकते सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड? ऐसा कौन सा रूल है जो फंस गया और आप उसकी वजह से यहाँ पे पास इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर रहे हो? अगर रोज़ आर्टिकल पढ़ते हो मेरे साथ, 10-15 दिन से ही पढ़ रहे हो तो अच्छे से जानते हो, है ना। चलो बताना, जो कमेंट्स में डालना जिसका सही होगा हार्ट दे दूंगा, है ना, सब बाकी लोग पढ़ पाओगे। कह रहा इन अ जजमेंट इन 1996 द कोर्ट हैड स्टेटेड दैट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ईच चकमा रिसाइडिंग विद इन द स्टेट शैल बी प्रोटेक्टेड। कह रहा 1996 में एक और काम हुआ, और क्या हुआ? कोर्ट ने स्टेट किया था, कोर्ट ने ऐसा कह चुकी थी, और क्या दैट वो ये कि जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, जो जान है और निजी ज़िंदगी है, निजी आज़ादी है ना, और किसकी? हर एक चकमा की, हर एक चकमा इंसान की। और कहाँ पे? जो रह रहा है स्टेट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में। कह रहे इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको महफूज रखा जाएगा। तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट में कह चुकी है 1996 के अंदर। चलो अब इस पे आ जाए, क्यों किया गया था ऐसे यहाँ पे? सर यहाँ पे इन 2015 दिया हुआ है, पास्ट का टाइम दिया गया है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया है। आया समझ में? जब जब आपके पास पास्ट का टाइम आ जाए तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इस केस में अब आप बोलोगे सर यहाँ कैसे आ गया? सर ये पास्ट इंडेफिनिट तो है, पास्ट का टाइम दिया गया है, मैं तो कह रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं कर सकते। कोर्ट हैज़ स्टेटेड नहीं लिख सकते, कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड नहीं लिख सकते। अगर पास्ट का टाइम आ गया है तो पास्ट का कोई टेंस यूज़ करो, पास्ट इंडेफिनिट कर दो, पास्ट परफेक्ट कर दो अगर आपको ज़रूरत है ना, इस हिसाब से। बढ़े आगे? चलो, पास्ट का टाइम मिला हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी यूज़ नहीं करके आना, दिमाग में छोटी सी बात बिठा लो। कोर्ट की वर्ब हैड स्टेटेड, लिबर्टी की वर्ब शैल बी प्रोटेक्टेड, रिसाइडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो चकमा जो रिसाइड कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव। कह रहा है इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डर्स एंड गिवन दैट most of the Chakma Hajong community members were born in the state and have been living peacefully, the AP Chief Minister's announcement in 2021 that they would be relocated outside the state and that steps would be taken for a census of the communities was clearly unwarranted. अब हुआ क्या? कोर्ट ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं इन लोगों के लिए, लेकिन वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे देखते हुए इन ऑर्डर्स को, इन लाइट ऑफ का मतलब है टेक करते हुए, कंसीडर करते हुए, कंसीडरिंग या टेकिंग इनटू अकाउंट, है ना। तो कह रहे कंसीडर करते हुए इन ऑर्डर्स को और देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, और किस चीज़ को भाई? ज़्यादातर जो है ना, मोस्ट, और कौन? चकमा हजोंग पीपल। कह रहे वो पैदा हुए थे इसी स्टेट में, अब 65 में जो आए थे उनके बच्चे तो यहीं पैदा हुए ना। तो देखते हुए इस चीज़ को कि ज़्यादातर जो लोग हैं इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी स्टेट में, और रह रहे हैं बड़े प्यार से, इनके कोई मार कुटाई के आपको है ना, दंगे वंगे की कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए जो अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है उसके जो अनाउंसमेंट है अगस्त 21 में, दैट वो ये कि इन लोगों को रेलोकेट किया जाएगा, जबरन हटाया जाएगा, स्टेट से बाहर निकाला जाएगा, और स्टेप्स लिए जाएंगे एक सेंसस के लिए, एक जनगणना के लिए, और किसकी? कम्युनिटीज़ की, वहाँ के रहने वाले लोगों की। कह रहे ये जो अनाउंसमेंट है ये साफ साफ तरीके से अनवारंटेड, नीडलेस थी, ग्रेचुअस थी, अनकॉल्ड फॉर थी, गैर ज़रूरती थी। आया समझ में? तो दोनों चीज़ों को आप देखो, कोर्ट ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, कोर्ट तो इनके साथ है ना, हमने इनको बचाया था, और ज़्यादातर लोग जो हैं यहीं पैदा हुए हैं और बड़े प्यार से इंडिया में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखो ना, तो ये चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट अपने आप में गैर ज़रूरी हो जाती है, और अनाउंसमेंट ये कर दी है इसने कि इनको बाहर निकालेंगे और स्टेप्स लेंगे कि एक सेंसस यहाँ पे करवाई जाए। चलिए, इन लाइट ऑफ के मैंने आपको बता दिया सिनोनिम क्या होते हैं। मोस्ट की वर्ब है यहाँ पे वर, मोस्ट आया पीपल के लिए, अगर प्लूरल वर्ब हो, इसके प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब लेता है मोस्ट अपने बाद, ठीक है। मोस्ट की दूसरी वर्ब है हैव बीन लिविंग, वर बोर्न एंड हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर की वर्ब है, अनाउंसमेंट की वर्ब है वॉज, दे की वर्ब है वुड बी रेलोकेटेड, एंड स्टेप्स की वर्ब है वुड बी टेकन। स्ट्रक्चर को पूरा आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। चलिए अब आगे एक पढ़ेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूँ छोटा सा। पहले अपने आप से पूछ के बताओ मुझे, मोस्ट से पहले द लगाना था या नहीं लगाना था? और नहीं लगाना था तो क्यों नहीं लगाना था? और लगा देते तो क्या गलती हो जाती? चलो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से पूछो, फिर देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझो, है ना। क्विज भी है लास्ट में, 3 क्वेश्चन हैं। मोस्ट से पहले द लगाओगे, अगर मोस्ट एक एडवर्ब का काम कर रही हो, इसके बाद एक एडजेक्टिव हो, और ये बात कर रही हो सबसे ज़्यादा, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है क्लास की,
आया समझ में? द मोस्ट तभी लगाएंगे जब सबसे ज़्यादा की बात हो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हो, उस केस में द मोस्ट एडजेक्टिव के आगे आके एडवर्ब बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने वाला। और कब नहीं लगाना है? बिना द के मोस्ट तब तब आएगा जब मोस्ट बात करेगा ज़्यादातर की, अ ह्यूज प्रोपोर्शन की। मोस्ट स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द क्लास, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लास में एब्सेंट थे, तब मोस्ट के आगे द नहीं लगाना जब बात की जा रही हो ज़्यादातर की। अब इसको चेक करके देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में। ही इज़ मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे मेहनती लड़का है। भाई सबसे मेहनती है, सबसे ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है, उससे पहले मोस्ट आया है, एडवर्ब का काम करेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द क्लास। समझ में आ गया? सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अगले को देखो, द मोस्ट ऑफ अस नो व्हाट दैट ही इज़ लाइंग, हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। अरे ज़्यादातर जानते हैं, ज़्यादातर, ज़्यादातर का मतलब क्या हुआ? द नहीं आएगा, विदाउट द, यहाँ से मोस्ट ऑफ अस नो दैट ही इज़ लाइंग। बस यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, आसान भाषा में आपको ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग के साथ बता दिया है। अब जो बताया इसको अप्लाई करो 3 क्वेश्चंस पे। यही वीडियो पॉज करो भाई, मोस्ट बताओ द के बिना या बिना द के साथ कैसे लगेगा, कोशिश करोगे तभी कर पाओगे, है ना। डालो कमेंट्स में, सही होते हैं उनको मैं हार्ट दे देता हूँ, आपको पता लग जाता है उन्होंने सही लिखा हुआ है। कोशिश क्या करो लिखने की। चलो आगे बढ़े। आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट आगे आप देखोगे भी। कह रहा है द सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन सेंसस would have amounted to a racial profiling of two communities that have also been subject of an antagonist and nativist campaign by organizations such as the All Arunachal Pradesh Students Union। कह रहे हैं ये जो सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन सेंसस है, देखो जनगणना करवाती है सरकार, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। कह रहे हैं ये जो कही जाने वाली सो कॉल्ड और स्टेट ड्रिवन सेंसस है, ऐसी जनगणना है जो स्टेट करवा रहा है। सो कॉल्ड का मतलब है ये हुई नहीं है, बस कही जाती है कि करवाएगा स्टेट, है ना, होने तो भी बाकी है। तो कह रहे हैं ये जो कही जाने वाली स्टेट के द्वारा की जाने वाली सेंसस जो है ये अमाउंट टू करेगी, ये बराबर होगी, अमाउंट टू होना मतलब इज इक्वल टू होना, और किसके? एक एथनिक या रेशियल फिल्टर के, प्रोफाइलिंग के, आइडेंटिफिकेशन के, और किनके? इन दोनों कम्युनिटीज़ के। और कौन सी कम्युनिटीज़? जो कि रही हैं सब्जेक्ट, एक निशाना सब्जेक्ट, और किसका? एक एंटागनिस्ट और नेटिविस्ट कैंपेन का, ऐसे एक अभियान का, ऐसे एक पुश का, ड्राइव का, जो एंटागनिस्ट है, जो अपोजिंग है, इन लोगों के खिलाफ है, और नेटिविस्ट है, वहाँ के इंडिजिनियस लोग कर रहे हैं। और किसके द्वारा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे कि नाम है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन। तो ऐसा हो रहा है, ये सेंसस सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए करवाई जा रही है ताकि इनको आइडेंटिफाई करें और इनको वहाँ से निकाला जाए। सेंसस की वर्ब है वुड हैव अमाउंटेड टू, दैट की वर्ब है हैव ऑल्सो बीन, दैट आया है कम्युनिटीज़ के लिए। अगर कम्युनिटीज़ के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है तो वर्ब भी प्लूरल हमने यूज़ किया है। एंटागनिस्ट मतलब अपोजिंग, जो आपके खिलाफ हो। नेटिविस्ट मतलब जो नेटिव लोग कर रहे हों, जो नेटिव लोगों से रिलेटेड हो, है ना। नेटिव मतलब कहीं पे रहने वाला बाशिंदा, कहीं का लोकल आदमी। अब नेटिव नाम के वर्ड से बना है नेटिविस्ट, ये तो आपने देख लिया। नेटिव के सिनोनिम देख लो सारे, आगे आपको इसमें कन्फ्यूजन आएगी, वहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ आपको, है ना। नेटिव वर्ड का मतलब होता है कहीं पे रहने वाला लोकल आदमी, इसको लोकल बोल दो, एबॉरिजिनल बोल दो, इंडिजिनस बोल दो, और हैबिटेंट बोल दो। एबॉरिजिनल जो अब वहाँ का ओरिजिनल हो चुका है, एबॉरिजिनल। इंडिजीनियस जो इंडिया का है वो इंडिजीनियस है, लोकल है ना। निमोनिक्स बता रहा हूँ आपको याद करने के। और हैबिटेंट ये वर्ड आप आगे देखोगे, याद रखना, अगर इसमें एन लग जाए तो इसका मतलब होता है कहीं पर रहने वाला आदमी, लोकल आदमी। और अगर एन को निकाल दें इसका मतलब होता है कोई एरिया, कोई जगह, है ना। हैबिटैट एंड हैबिटेंट ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द इशू, ये करवा दूँ क्या? देखो वीडियो लंबी हो जाती है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, फटाफट करवा ही देता हूँ आपको मैं। वुड हैव यानी कोई भी मॉडल हो, वुड हो, शुड हो, कुड हो, मस्ट हो, उसके बाद में हैव प्लस में V3 आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है। और कभी कभी हैव बिन प्लस में V3 भी आप देखते हो। वैसे तो आप कंडीशनल वाली वीडियो में सीख चुके हो बेसिक ग्रामर में, फिर भी बता देते हैं। अगर हैव V3 आ जाए तो एक्टिव में, और हैव बिन V3 आ जाए तो पैसिव में। और दोनों ही केस में बताई जाती है एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। पास्ट में एक ऐसा काम जो होना चाहिए था या हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया किसी वजह से, उनको इस स्ट्रक्चर से बताया जाता है। याद ये रखना है, इनके बाद में हमेशा हैव आएगा, क्योंकि हैव है बेस फॉर्म मॉडल की। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, हैव फैमिली की बेस फॉर्म हैव ही है, तो मॉडल के बाद में हैज़ मत लगाया ना कभी,
वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ऐसा ही आता है। शी इज़ सो गुलिबल, शी वुड हैव बिलीव दिस ठग। वो इतनी गुलिबल है, वो इतनी सीधी सादी है, गुलिबल मतलब सीधा सादा, वो इतनी सीधी सादी है, भोली भाली है कि उसने, शी वुड हैव, उसने बिलीव कर लिया होता इस ठग पे। आया समझ में? वुड हैव बिलीव्ड, जो काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उसने बिलीव कर लिया ही होता इस ठग पे, इस जो है गलत आदमी पे। उसी तरीके से शी इज़ सो गुलिबल, शी वुड हैव बीन चीटेड बाय दिस ठग। वो इतनी भोली वाली है कि वो चीट कर ली गई होती इस ठग के द्वारा। पहले केस में शी यहाँ पे मतलब एक्टिव में यूज़ हो रहा है ना, उसने बिलीव किया होता। दूसरे में शी वुड हैव बीन पैसिव में यूज़ हो रहा है, उसको चीट कर लिया गया होता। तो ये पैसिव और एक्टिव स्ट्रक्चर होती है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की। वुड हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़े। बस यहाँ पे सेंसस भी अगर हो गई होती तो वो इसके बराबर होती, अगर हो गई होती तो। कह रहा द इशू हैज़ नॉट हेल्प्ड either by statements made by the Union Minister of State for Home किरण रिजिजू अबाउट रेलोकेशन। कह रहा है ये जो इशू है इसको भी मदद नहीं मिली गई है, और ना ही किसके द्वारा, स्टेटमेंट्स के द्वारा जो बनाई गई हैं पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट के द्वारा, जिनका नाम है किरण रिजिजू, इस रेलोकेशन के बारे में, इन लोगों के यहाँ से हटाए जाने के बारे में। तो सेंटर की तरफ से भी कोई अच्छी स्टेटमेंट इन लोगों के लिए नहीं आई है। इशू की वर्ब हैज़ नॉट बीन हेल्ड, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में। यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, द लगाओगे हमेशा आगे, है ना, डेजिग्नेशन के आगे तो हमेशा द आता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट। अब मैं क्या कर रहा, थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाऊंगा आपको, है ना, ज़्यादा कॉन्सेप्ट ग्रामर के नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट of native tribal communities and those of legitimately settled refugees and their progeny। कह रहा बड़ा ही मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। कह रहा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है लेकिन मुमकिन है ना। क्या मुश्किल है, मुमकिन है भाई, किसी भी स्टेट के लिए, और किसकी, स्टेट की गवर्नमेंट के लिए, और कहाँ पे, हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। किस काम को करना, बैलेंस करना, संतुलन लाना, और किस में, भलाइयों में, इंटरेस्ट में, वहाँ की नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, वहाँ की लोकल एबोरिजिनल इंडिजीनियस ट्राइबल यानी कि आदिवासी कम्युनिटीज़, और उन लोगों के इंटरेस्ट में जो है सही तरीके से बसाए गए रेफ्यूजीज़ जैसे कि चकमा हजाओं। और कह रहा है उनके प्रोजनी के बीच में, उनके बच्चों के बीच में, बाल बच्चों के बीच में, प्रोजनी देख चुके हो ना, डिसेंडेंट्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्सन। तो कह रहा है मुश्किल है लेकिन मुमकिन है, ज़्यादा नामुमकिन नहीं है किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कि वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन और वहाँ पे जिन लोगों को हमने बसाया है, लेजिटिमेटली बसाया है, उनके इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस लाया जाए। किया अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है। इट की वर्ब इस प्रोजनी आप देख चुके हो, बाल बच्चे, सन्स एंड डॉटर्स, डिसेंडेंट, और ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्सन। ऑफस्प्रिंग एक प्लूरल नाउन है, इसके आगे एस ना लगाएं, है ना। चलिए लेजिटिमेटली मतलब सही तरीके से। कह रहा स्पेशल राइट्स गारंटीड इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस, इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दी स्टेट्स in order to protect the tribal people, their habitat and their livelihoods have more than occasionally been misrepresented, interpreted as favoring tribal nativism with overblown democratic fears, fanning hatred for communities such as Chakma, Hajong in Arunachal Pradesh and Mizoram। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है। कह रहा है जो खास राइट्स मिले हुए हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, पॉलिटी पढ़ी है, तो आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, है ना, कुछ अलग तरह के राइट्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। विजिट करने से पहले शेड्यूल्ड एरिया में आपको वहाँ पे वीज़ा भी लेना पड़ता है एक तरह का। तो कह रहे जो खास राइट्स मिले हुए हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे, जो गारंटीड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, और कहाँ पे, इन स्टेट्स में। और क्यों मिले हुए हैं, इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, और मकसद है प्रोटेक्ट करने का वहाँ की ट्राइबल पीपल को, वहाँ के लोकल जो है आदिवासियों को, और वहाँ के हैबिटेट को, वहाँ के एरिया को, और वहाँ पे उनके लाइवलीहुड को, उनकी रोजी रोटी को, उनके रोजगार को। कह रहे हैं जो खास राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं, इन्होंने हैव मोर देन ओकेजनली, ओकेजनली से काफ़ी ज़्यादा, ओकेजनली मतलब कभी कभी, तो कभी कभी से काफ़ी बार इनको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, मिस इंटरप्रेट किया गया है, इनका गलत मतलब निकाला गया है। और कैसे मतलब निकाला गया इनका गलत, इस तरह का कि ये फेवर करने वाले हैं ट्राइबल नेटिविज्म को, वहाँ के ट्राइबल लोगों के नेटिविज्म को, है ना। और किसके साथ, बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड, ओवरब्लोन, ओवर एस्टिमेटेड डेमोग्राफिक फियर्स के साथ।
डेमोग्राफिक फियर समझते हो? डेमोग्राफी मतलब वहाँ की पॉपुलेशन से रिलेटेड, फियर मतलब डर, ओवरब्लोन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के दिमाग में मिस रिप्रेजेंटेशन करके, इंटरप्रेट करके ऐसे फियर्स डाले जाते हैं। और ये फियर्स कौन से होते हैं? जो फैन करते हैं, जो हवा देते हैं, जो भड़काते हैं हेट्रेड को, नफरत को ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि ये चकमा हजोंग जो अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। तो स्पेशल राइट्स पे कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी आप देखते हो कुछ मैसेज आते हैं कि ट्राइबल लोगों को तो ऐसा होता है, वैसा होता है। एक्चुअल में वो लोग देश दुनिया से अलग कटे हुए हैं, इसलिए उनको ऐसे राइट्स मिले हुए हैं। वो अपने अंदर ही रहते हैं, ना किसी को लाना पसंद करते हैं। तो ये स्पेशल राइट्स जो है ना, आप देखते हो अक्सर इनको आप मिस इंटरप्रेट होते हुए देखोगे इधर उधर, है ना। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आ गए, और कैसे देखोगे, लिखा होगा कि ये जो है ना, इतने ज़्यादा आपके दिमाग में फियर डाले जाएंगे उन मैसेज में, जो डेमोग्राफिक फियर होंगे और ओवर ब्लोन होंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड होंगे, बढ़ चढ़ के बताए होंगे। और ये फैन करेंगे आपके दिमाग में हेट्रेड को, नफरत को, खास करके ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जिनको हमने वहाँ पे बसाया। राइट्स की वर्ब है हैव बिन मिस इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना। लाइवलीहुड आप जानते हैं, रोजगार, ब्रेड एंड बटर, सब्सिनेंस, है ना। सब्सिनेंस और सस्टिनेंस दोनों ही ब्रेड एंड बटर के, लाइवलीहुड के सिनोनिम है। फैन करना मतलब भड़काना, प्रोवोक करना, किंडर करना, इंसाइट करना। आग में फैन कर रहे हो, आग को भड़का रहे हो, हवा दे रहे हो। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये इन ऑर्डर टू वाला कल ही करवाया था, दिमाग में सबके बैठ गया होगा। ये इन ऑर्डर टू को सब की तरह से लिख, इस किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे खाली टू लिख देते, इन ऑर्डर टू लिखा हुआ है, इन अ बिट टू लिख सकते थे, सो एज टू भी लिख सकते थे, विद अ व्यू टू भी लिख सकते थे। इसमें गलती कहाँ है ये मुझे बताना, ठीक है। चलो, कल ही करवाया, सबके दिमाग में होना चाहिए। कहाँ पे मैंने गलती की है उसको मुझे अब बताओगे, कमेंट्स में डालना। अनफॉर्चुनेटली political forces have also limited themselves to using ethnic fissures for power and sustenance। कह रहे हैं दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, जो सियासी ताकतें हैं, जो राजनीतिक फोर्सेज हैं, उन्होंने भी लिमिट कर दिया, उन्होंने भी सीमाएं बांध दी हैं खुद की। और किस तक? यूज़ करने तक एथनिक यानी कि नस्ल भेद वाली रेशियल फिशर्स को, खाइयों को, डिविजन्स को, गैप्स को। और किसके लिए? एक तो पावर के लिए, एक अपनी सस्टेनेंस यानी कि रोजी रोटी के लिए। तो पॉलिटिक्स भी वहाँ की ठीक नहीं हो रही है। पॉलिटिशियन अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, जो लोगों के बीच में झगड़ा है उसको और ज़्यादा भड़का करके। फोर्सेस की वो है हैव लिमिटेड, लिमिट किया है अपने आप को, तो देम सेल्व्स फोर्सेस के लिए आया है। सेल्व्स लिखेंगे देम के आगे। आवर सेल्व्स और देम सेल्व्स ये ऐसे ही चलते हैं, इनके पीछे सेल्फ नहीं आता, क्योंकि आवर और देम जो है प्लूरल होता है, तो देम सेल्व्स, है ना। एथनिक मतलब रेशियल, फिशर्स मतलब खाइयाँ, क्रैक्स, गैप्स, दरारें, है ना। सस्टेनेंस आप जानते हैं, सबसिस्टेंस, सस्टेनेंस, लाइवलीहुड, रोजी रोटी। चलिए, कह रहा है अपरूटिंग। ये लिमिट टू अपने बाद में नाउन या जीरेंड लेता है। लिमिट टू यूजिंग इसलिए लिखा है ना, लिमिट टू यूज इसलिए नहीं लिखा। वो पूरे फ्रेज आपने देखे हुए ना 25-30, लिमिट टू, विद अ व्यू टू, इन ऑर्डर, विद अ व्यू टू, की टू, उनके बाद में हमेशा नाउन या जीरेंड आता है। तो लिमिट टू भी उन्हीं में से एक है। कह रहा है अपरूटिंग कम्युनिटीज दैट फ्लड देयर होमलैंड्स अंडर ड्यूरस एंड हैव सिंस बीन वेल सेटल्ड इन देयर अडॉप्टेड एरियाज, contributing to the diversity of culture and economy would be a violation of their rights and repeating a historic wrong। कह रहा है अपरूट करना। अब ये अपरूट मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूँ ना, ऊपर रेलोकेट करना, किसी की रूट को, किसी की जड़ को अप कर देना, वहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना, डिस्प्लेस करना। कह रहा है हटा देना जबरन, अपरूट करना लोगों को, कम्युनिटीज़ को, जो भाग करके आई हैं, जान बचा करके आई हैं अपने घरों से, होमलैंड से। और किसमें? अंडर ड्यूरेस, बहुत ही स्ट्रेस में, बहुत ही प्रेशर के अंदर, है ना। और जो तब से ही हैव सिंस बिन वेल सेटल्ड, वो तब से ही वेल सेटल्ड हो चुकी हैं अपने अडॉप्टेड एरियाज में, इंडिया में आकर के, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है ऐसे लोगों को अपरूट करना। और कैसे लोग? जो कंट्रीब्यूट टू भी कर रहे हैं डाइवर्सिटी में, विविधता में, और किसकी? हमारे कल्चर और हमारी इकॉनमी की। कह रहा है ये काम जो है ना, ये होगा एक वायोलेशन, एक उल्लंघन, और किसका? उनके हकों का। और ये होने वाला है एक रिपीटिंग, एक पुनरावृत्ति, है ना, एक रिपीट, एक ऐतिहासिक गलत चीज़ का। पहले इनके साथ पाकिस्तान में हुई थी, अब फिर से इंडिया में हो जाएगी। आया समझ में? अपरूटिंग की वो है वुड बी, अपरूटिंग वुड बी अ वायोलेशन। अपरूट आप जान चुके हैं। कम्युनिटीज़ के लिए आया है दैट, दैट के लिए प्लूरल एंटीसीडेंट है कम्युनिटीज़, इसलिए वर्ब तो खैर यहाँ पे पास्ट की है, वैसे ही लिखी जानी चाहिए थी, है ना। दैट की वर्ब है फ्लड, दैट फ्लड एंड दैट हैव बीन सेटल्ड। चलिए, कंट्रीब्यूटिंग यू टू यहाँ पे पीपीएस है। जब ये फ्लड हुए थे, सेटल हो गए हैं, तभी ये कंट्रीब्यूट टू भी कर रहे हैं हमारी डाइवर्सिटी के लिए, हमारी विविधता के लिए। चलिए आगे कर रहा है अ डायलॉग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी
एंड दोज ऑफ द चकमा हजोंग कम्युनिटीज वुड गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग कंसर्न्स इन इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट जजमेंट ऑफ 2015 रादर देन द कोर्स करेंटली अडोप्टेड बाय ईटानगर। कह रहा है एक बातचीत जो है ना दो तरफा, डायलॉग मतलब दो तरफा बातचीत। कह रहे तो डायलॉग अगर हो गया और किस किस के बीच, तीन पार्टियों के बीच में। पहली पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी है सिविल सोसाइटी, वहाँ का नागरिक समाज, और तीसरी है वो वाले लोग जो आए हैं चकमा हजोंग कम्युनिटी के। कह रहा अगर इनके बीच में म्यूचुअल एक डायलॉग हो जाए, कह रहा ये जाएगा एक बड़े लंबे रास्ते, वुड गो ए लॉन्ग वे, आगे तक बहुत काम आएगा हमारे। और किस चीज़ में, सही करने में, एड्रेस करने में, सोल्यूशन लाने में, उन चिंताओं का जो है इम्प्लीमेंट करने में कोर्ट की जजमेंट को 2015 की। और वो जजमेंट क्या थी, इनको सिटीजनशिप दी जाए। अभी तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। कह रहा और बजाय किसके, बजाय उस रास्ते के, उस कोर्स के, उस पाथ के, उस वे के जो हाल में अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है ईटानगर, मतलब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ने। आया समझ में? तो बातचीत ही इसका हल है। अगर बातचीत करोगे तभी सिटीजनशिप मिलेगी, सोल्यूशन निकलेगा। ये जो आप कर रहे हो ना, निकाल देंगे, फेंक देंगे, सेंसस कर देंगे, ये गलत रास्ता है, आपको इसको नहीं पकड़ना चाहिए। डायलॉग की वो है वुड गो, और इसमें कुछ है नहीं देखने वाला, है ना। कह रहा है इम्प्लीमेंटिंग द NHRC डायरेक्टिव शुड बी अ स्टेप इन द प्रोसेस टू रिवर्स दैट कोर्स। कह रहा है इम्प्लीमेंट करना है जो NHRC के डायरेक्टिव को। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आया, उसने देखा यहाँ पे सबकी बुद्धि मारी गई है ना, निकाल देंगे, फेंक देंगे कर रहे हैं। अब इस NHRC ने बीच बचाव करके जो डायरेक्टिव दिया है, कह रहा है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो इनको करना ही पड़ेगा, कह रहा है ये होना चाहिए एक सही कदम उस प्रोसेस में जो है रिवर्स करने की, यू टर्न मारने की, इस रास्ते से, इस कोर्स से, इस पाथ से। इम्प्लीमेंटिंग की वो है शुड बी। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, अच्छे से आपने देख लिया है, एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ लिया है। अब बढ़ेंगे अपने क्विज पे, आ जाओ फटाफट से। पूरे मन से सीखा है तो 5 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेसेसरी मीन्स या मीन्स नेसेसरी फॉर लिविंग, इसको क्या बोलते हैं? अब आंसर तो निकाल ही देना है, और जो बाकी 3 बच जाएं उनके मीनिंग भी निकाल के देखो दिमाग में। ग्रेचुइटस को क्या बोलते हैं, सस्टेनेंस को क्या बोलते हैं, हार्बर को क्या बोलते हैं, है ना। सही आंसर के साथ में चारों ही ऑब्जेक्टिव के, चारों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनके मीनिंग भी निकालो। इसमें आपको मिलेंगी 3 एरर्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एरर्स। ढूंढ के दिखाओ, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट आपको दे देता हूँ, ढूंढोगे तो निकल जाएगी, है ना। चलो 3 एरर्स निकलेंगी, निकाल के दिखाओ। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। अब 5वां, यहीं पे वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए खुद से पढ़ लेना, फिर ही सॉल्व करना, मैं करवा दूंगा तो आएगा नहीं। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इस आर्टिकल को देखते हुए गलत स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है चकमा हजोंग रेफ्यूजीज, और किसके साथ ही, विद मोस्ट ऑफ देम हैविंग बीन बोर्न इन इंडिया एंड पोजेसिंग इंडियन सिटीजनशिप सिंस 2015 आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा इन द स्टेट। कह रहे चकमा के रेफ्यूजीज जो हैं हजोंग, ज़्यादातर जिनमें से इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं, और जो अभी पोजेस करते हैं इंडियन सिटीजनशिप को 2015 से। कह रहा है ये सभी के सभी रिसीविंग एंड पे हैं, ये सभी के सभी शिकार हैं। रिसीविंग एंड पे होना मतलब शिकार होना सियासी ड्रामा का इस स्टेट में जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। देखने में सही लग रही है बात, है ना। सियासी ड्रामा तो हो रहा है और ये शिकार भी हैं उसके, इंडिया में पैदा हुए हैं, है ना। दूसरा देखो, द अरुणाचल प्रदेश CM हैड अनाउंस्ड हिज प्लान्स टू रेलोकेट द कम्युनिटी आउटसाइड द स्टेट। ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है। CM ने बोला भी है अगस्त 21 में कि हम इनको स्टेट के बाहर निकालेंगे और एक सेंसस भी करवाएंगे। तो तीसरी बात क्या है, द कम्युनिटी फ्लड अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान इन 1960s अंडर ड्यूरेस। कम्युनिटी ने फ्लड किया, कम्युनिटी छोड़ करके आई, चकमा हजोंग वाले भाग करके आए उस वक्त के पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बन चुका है। और कब? 1960 में, बहुत ही दबाव यानी कि ड्यूरेस यानी कि प्रेशर या फोर्स के नीचे, तो परेशानी में भाग करके यहाँ आए थे। आपको बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई भी गलत नहीं है तो ऑल ट्रू आपका आंसर है। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है आपका ए। अब आप बोलोगे कैसे गलत है सर इनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। यही तो मामला है, सारा पूरा आर्टिकल यही था। ये लिखा है मैंने आपको, ये देखते ही पकड़ में आ जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे, है ना। सिटीजनशिप नहीं मिली है तभी तो सारा झगड़ा है। अगर मिल गई होती तो तब किसकी मजाल थी? तब किसी की मजाल थी? नहीं थी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी वजह से ए गलत है, ए आपका आंसर है। चलिए बाकी के आंसर फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे से। कोई भी कोर्स की रिलेटेड क्वेरी हो, आपको कोई भी कोर्स लेना हो, आपको समझना हो कोर्सेज के बारे में, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर मैसेज किया करो, सुबह शाम में आपको रिप्लाई कर देते हैं। एक लाइक और एक शेयर वीडियो को। अंटिल देन साइनिंग आउट।